नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे, जो कि पूर्ण रूप से डेडिकेट है सिविल सेवा के लिए और वर्तमान में बीपीएससी के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हमने शुरू किया है बीपीएससी पीवाईक्यू का सीरीज, जिसे पीवाईक्यू महापैक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमने वर्तमान में आधुनिक भारत चला रहा है। आधुनिक भारत का इतिहास के पीवाईक्यू को देखे हैं। पीवाईक्यू देखने की कई सारे फ़ायदे हैं। ये न केवल बीपीएससी में, आपको बीपीएससी के साथ साथ बिहार दरोगा में, बिहार एसएससी में, टीआरई एग्ज़ाम में और बिहार में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बिहार के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये इतिहास का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। प्रीवियस दो वीडियो में हमने पढ़ा। एक नंबर 1 में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। कल हमने देखा 2 टॉपिक, क्षेत्रीय राज्य मैसूर एवं पंजाब, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। आज भी हम 2 टॉपिक देखने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव एवं 1857 की क्रांति। तो चलिए देखते हैं इस पीवाईक्यू का उपयोग कैसे करना है। सबसे पहले आप कलम कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे और जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप उसे ध्यान से सुनेंगे। सुनने के बाद आप पहले उस वीडियो को रोक करके आप अपना आंसर देंगे या मन में अपने आंसर को डिसाइड कर लेंगे। फिर जब हम उसका आंसर और एनालिसिस देंगे तो आप उसे चेक करेंगे और जब वो टॉपिक समाप्त होगा तो आपको काउंट करना है कि इस टॉपिक में कितना प्रश्न था और कितने प्रश्न को आपने सही किया है। अगर इस टॉपिक का परफॉर्मेंस खराब रहा है तो फिर से आपका जो भी रिसोर्स है वहाँ से जा कर के उस टॉपिक को रिवीजन करना है और फिर से पीवाईक्यू करना है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, अगर 90% के आसपास 90% प्लस परफॉर्मेंस है तो बस आप का बेहतर परफॉर्मेंस माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछा गया है जुलाई 2024 में। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। ऑप्शन नंबर बी, दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया। ये तो बिल्कुल नहीं किया गया। सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। ये भी नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो वो भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। देखिए 2 बातें हो सकता है कि आप पहले से मेरे कान में से कम सुनाई देता था, लेकिन जब आप किसी के कान में एक थापड़ दिए, एक चट्टा दिए, तो उसके कान में सुनाई देने लगा। तो आपका चट्टा देने का उद्देश्य ये नहीं था कि उसके कान के जो समस्या है उसका समाधान हो जाए, लेकिन आप उसे मारने का पॉइंट ऑफ व्यू से चट्टा दिए थे। इसी प्रकार से जब अंग्रेज़ ने हमारे यहाँ रेलवे का विकास किया तो उसका कतई ये मोटिव नहीं था कि भारत में यातायात को सुगम किया जाए, है ना, या दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहन किया जाए। वो अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए एवं ब्रिटिश व्यापारियों के दबाव में, ताकि आयात माल को बाजार तक पहुंचाया जा सके एवं भारत से धन का निकासी किया जा सके, इसलिए रेलवे का विकास किया गया। चलिए इसका भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में बॉम्बे और थाने के बीच चली थी
औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के विकास से आयात को बढ़ावा मिला तथा औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल जाता था और वहाँ से बना बनाया माल आता था ब्रिटेन से। फलस्वरूप भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आइए दूसरा का देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपको 53 से 55 बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए जमींदारों के साथ, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण समुदायों के साथ, ऑप्शन नंबर सी मुकदमों के साथ, ऑप्शन नंबर डी किसानों के साथ। तो अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त से मतलब है कि एक फिक्स वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। तो ये किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। तभी तो जमींदार सूर्यास्त कानून लाता था। चलिए 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त चिर अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का आरंभ किया। और अस्थाई बंदोबस्त को लागू किसने किया? कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया। इसे इस्तमारारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू हुई थी, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपने पास रखना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये 17वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए आपको PYQ करने की फ़ायदा क्या होता है, अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन का जब आपने यहाँ जो आप इसका जो एग्ज़ाम अथी पढ़े हैं, एनालिसिस पढ़े हैं 53 से 55वीं की, तो 53 से 55वीं में पूछा गया था अस्थाई बंदोबस्त से ही कि किसके साथ किया गया था। लेकिन जब उसका एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसी के एनालिसिस से देखिए आपको 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन था कि किसने बंगाल में चिर अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। तो चिर अस्थाई बंदोबस्त इज इक्वल टू अस्थाई बंदोबस्त। तो इसकी शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में। आइए रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम बम्बई में लागू हुई। क्वेश्चन है कि क्या हो रहा है जी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी बम्बई, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो अस्थाई बंदोबस्त कहाँ किया गया था? बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में। बिहार एवं बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ पूर्वी यूपी, ईस्ट यूपी में किया गया था। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया था। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में तमिलनाडु के बड़ा महल क्षेत्र में लागू की। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? रीड एवं मुनरो हो जाएगा। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर बनने पर इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम एवं कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में यह व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से
सीधे एक व्यक्तिगत रूप से भूमि राजस्व अदा करने के उत्तरदायी थे। 1835 ईस्वी के बाद जी विगेट और H.E. गोल्डी स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था की शुरुआत की गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मद्रास में रैयतबाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक एवं ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपको 65वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा थॉमस मुनरो। मद्रास में रैयतबाड़ी व्यवस्था, तो रैयतबाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? रीड एवं मुनरो से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व का भुगतान की जिम्मेदारी माना जाता था। जमींदारी प्रथा, रैयतबाड़ी प्रथा, महलबाड़ी प्रथा और दहसाला प्रथा। दहसाला प्रथा ऐसा कुछ पढ़े नहीं है तो आप इसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे इसे देखेंगे। महलबाड़ी व्यवस्था जो कि पश्चिमी भारत में लगा था, और जमींदारी प्रथा भी नहीं, रैयतबाड़ी प्रथा इसका सही आंसर हो जाएगा। रैयतबाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान अपने भूमि का मालिक होता है और वह सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आइए अगला देखते हैं कि किसने बंगाल में महलबाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी होल्ट मैकेंजी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था। 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, में भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पत्ती महलबाड़ी तैयार की। इस प्रणाली के में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। महलबाड़ी पत्ती में जमींदारी और रैयतबाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उनकी जगह ये बंगाल प्रेसिडेंसी होना चाहिए। बिल्कुल सही। सी को सत्य माना था। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। जैसे कि आपको जानकारी दे दें कि इस बार के 72वीं बीपीएससी के साथ साथ भी सीडीपीओ का फॉर्म डला रहा है और ये सीडीपीओ में पूछा गया प्रश्न भी है। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? वेथी, मेथी, साथी, विति। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेथी। आइए जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को वेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती है, अर्थात यह एक प्रकार की अवैतनिक जबरन श्रम होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको 65वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। होम चार्जेज या ब्रिटेन से भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, ऑप्शन नंबर बी भारत से खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, ऑप्शन नंबर सी रेलवे के गारंटेड ब्याज, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर
ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ये 65वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। मतलब ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों का पेंशन भी जाता था, भारत में खरीदे गए सैन्य और अन्य भंडार भी था, और रेलवे के गारंटेड ब्याज भी भारत सरकार के खर्चे में सम्मिलित था। होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत को पूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्री तथा रेलवे के निवेशकों में गारंटेड ब्याज, ये सभी समाहित थे। यहाँ विकल्प में त्रुटिवश भारत में खरीदे गए सैन्य और अन्य भंडार लिखा गया है, जिसके स्थान पर इंग्लैंड में खरीदे गए तथा भारत की पूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्री ज़्यादा सही है, जिसका उल्लेख बिपिन चंद्रा के जैसे इतिहासकारों ने किया था, मतलब किया है। अगला प्रश्न है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ। ये 63वीं बीपीएससी पुलिस एग्जाम 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ये आपको हमने पिछले वीडियो में भी इस प्रश्न का चर्चा किया था। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना काफ़ी हद तक नियंत्रित हो गया। आइए अगला और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1818, ऑप्शन नंबर बी 1861, ऑप्शन नंबर सी 1854, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, एवं ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 1818। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। हालांकि इस मिल को व्यावसायिक विफलता का सामना करना पड़ा और इसे बंद कर दिया गया। चलिए, तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। इसमें कुल 11 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे कि आपका इस टॉपिक में कितने प्रश्न सही हुए हैं। 11×99, अगर किसी का प्रश्न कम से कम अगर 9 सही हुआ है तो वो सुपर स्टूडेंट माने जाएंगे। अगर किसी को 9 से कम सही हुआ है तो अपने स्रोत को फिर से रिवीजन करने की आवश्यकता आ गया है, या वो आपकी कॉपी हो या कोई बुक्स हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक 1857 की क्रांति को कवर करेंगे। की क्रांति का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। ऑप्शन नंबर ए नवंबर 1856, ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1856, ऑप्शन नंबर सी जनवरी 1857 एवं ऑप्शन नंबर डी फरवरी 1857। अगर कोई ये मार्च के बाद का महीना होता तो इजीली कट हो जाता। ऐसे में भी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में सेना में चर्बी वाले कारतूस वाली एनफील्ड राइफल को शामिल की गई थी। आइए इसके एनालिसिस को देखते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला, सियालकोट में किया जाना था। इन राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई
कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के बिना ही तुरंत उसका खंडन किया, परंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उसके धर्म के भ्रष्ट का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपको 66वीं बीपीएससी री एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी झांसी, ऑप्शन नंबर डी मेरठ, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप सबको पता है कि 10 मई 1857 को यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। मेरठ में 24 अप्रैल 1857 की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील की पत्थर साबित हुई। कर्नल करमाइकेल स्मिथ ने चर्बी लगे कारतूस भारतीय सैनिक को देने का आदेश दिया, जिसे मुंह से खोलना पड़ता था। अतः इससे नाराज तीसरी बंगाल नेटिव कैलेवरी 3री रेजिमेंट लाइट कैलेवरी ने 90 में से 85 सैनिक ने इस कारतूस के खिलाफ बगावत कर दी। 9 मई 1857 को मेरठ के परेड ग्राउंड में इस बगावती का कोर्ट मार्शल किया गया। इस कृत्य से क्रुद्ध इन सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहले स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 की क्रांति की बिगुल फूकी। चलिए अब ये देखिए सेम प्रश्न है। अब इसमें पहले कौन पूछा गया था, बाद में कौन पूछा गया, उसे देखते हैं। ये आपको 2020 में पूछा गया है। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 66वीं बीपीएससी में। अब PYQ करना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। जो PYQ करके गया होगा इस एग्ज़ाम में वो तो इसे बना दिया होगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 2005 में पूछा गया था CDPO में। 1857 की विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ। जो ये PYQ करके गया होगा 2005 का, वो 2017 के प्रश्न को निश्चित बना दिया होगा। इसीलिए कहते हैं कि PYQ कीजिए, आपको 10 से 15 प्रश्न पूरे PYQ से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही मानने का कारण नहीं था, विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये भी एक कारण था उसका। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की असक्षमता। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये भी कारण था। और सिपाही मानते थे कि अगर हम जहाज से यात्रा करके समुद्र पार गए तो मेरे धर्म नष्ट हो जाएंगे, तो ये भी कारण था। और ये भी डर था कि पंजाब में कोई एक्स्ट्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, पंजाब में नियुक्ति पर एक्स्ट्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकारियों की अक्षमता। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश देना तथा डाक आदि भत्तों की रोकथाम आदि कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनने के कारण बने, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई। ध्यातव्य है कि अधिकारियों की असक्षमता इसका कारण नहीं थी, यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने इसे अवश्य भड़काया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध,
तो इसमें अवध दे दिया तो ये लखनऊ होगा ही नहीं। अवध के बेगम तात्या टोपे, नाना साहेब एवं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, ये भी आपको पता होगा। तो इसका सही जवाब होगा तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी। लखनऊ से कौन थे? तात्या टोपे। सॉरी, लखनऊ से कौन कर रहा था? वन सेकेंड, इसका हम राइट जवाब थोड़ा ढूंढते हैं। जी हाँ, मुझसे छोटी सी त्रुटि हुई थी। लखनऊ आपको पड़ता है अवध में। तो अवध में विद्रोह के प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम ऑफ अवध हजरत महल ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह को में सक्रिय भाग लिया? नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, ये भी भाग लिए थे। तो इसी के साथ आपका अगर दो भी मुझे पता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ था। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब द्वारा और फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह के पत्नी बेगम जिन्नत महल की भूमिका 1857 के क्रांति के विद्रोह में संदेहात्मक थी। ब्रिटिश स्रोतों के अनुसार यह विद्रोहियों के सहयोगी न होकर अंग्रेजों के साथ समझौता करने वाली तथा विद्रोह को कमजोर करने वाली कड़ी थी। हालांकि कुछ स्रोतों में कहा गया है कि जिन महल के 1857 के विद्रोहियों के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए गए थे, लेकिन इस कथन की पुष्टि किसी विश्वास स्रोत से नहीं है। इस प्रकार दिए गए प्रश्नों के सभी विकल्पों में से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। आइए अगला पढ़ते हैं। अगला जो है आपको 64वीं बीपीएससी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न के निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की थी? विजयनगरम के राजा, हैदराबाद के निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार, ऑप्शन नंबर डी त्रावणकोर के दीवान वेलुथप्पी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु के पोलीगार। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद का निजाम। उपयुक्त विकल्पों में हैदराबाद के निजाम ने कभी भी कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। विजयनगर के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलीगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा 1808-9 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ये 44वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अब्दुल्ला शाह, मौलवी अब्दुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः मद्रास प्रेसिडेंसी के चिनापट्टन के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्म अनुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ
और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुण से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इसकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। किसकी? मौलवी अब्दुल्ला शाह की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, डिस्टर्बेंस के लिए हम क्षमा चाहते हैं। मेरा स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण काफ़ी तेज़ से खांसी हो रही है, फिर भी हम इस वीडियो की रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन नंबर ए मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर बी जोंक, ऑप्शन नंबर सी गालिब, ऑप्शन नंबर डी इकबाल। ये 45वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा गालिब ख्याल ही अच्छा है, मतलब गालिब ने। चलिए अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भगत सिंह नो, बीजी तिलक नहीं, जीके गोखले नहीं, तात्या टोपे का नाम जुड़ा हुआ है 1857 की क्रांति से। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के येवला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना दोंधो पंत, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, बाजीराव द्वितीय के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के उपरांत डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिश को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीत कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। उन्होंने सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई उन्हें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी झांसी। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 66वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु अंग्रेजों से वीरतापूर्वक लड़ते हुए ग्वालियर में हो गई। आइए एनालिसिस देखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनके बचपन का नाम मनु था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको 40वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया 1995 में। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूर ये लिए थे, जमींदार एवं शाहूकार नहीं लिए थे, कृषक भी भाग लिए थे, ये दोनों ने भाग नहीं लिया था। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। चलिए 1857 की विद्रोह बहुत बड़े पैमाने में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश में को यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका। यदि दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में ये नहीं फैल सका। भारतीय राजवाड़ों का अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों के शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए।
इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के महाराजा पटियाला के नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख शासक, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों ने बड़े जमींदार ने विद्रोह को कुचलने और अंग्रेजों को सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने टिप्पणी की है कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्यम वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत सारे तालुकदारों, बड़े जमींदार ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी निगाहें जागीरें वापस कर दी जाएगी, विद्रोह से नकारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशान सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश को पिछड़ेपन से समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरे करने में उनकी सहायता करेंगे। आइए अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? इसे हम देख लिए हैं, बेगम ऑफ अवध के। लखनऊ मतलब अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल बेगम ऑफ अवध ने किया और अपने अल बेस पुत्र बिरजिश कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और वो नेपाल चली गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर संख्या 11, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता थी। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तो ये अपने कोई इसका योजना नहीं था और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, कोई केंद्रीय नेतृत्व न होने के कारण। आइए इसके एनालिसिस को भी पढ़ते हैं। इसका एनालिसिस कहता है 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह एक कमजोर तथा उसके द्वारा विभिन्न सरदारों के आवाहन करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता को दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास कभी सुनियोजित एवं एकीकृत कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासक के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता की संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगठित विचार, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव देखने को मिला था। अगला प्रश्न है जो कि आपको 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। हालांकि इस प्रश्न को आप कठिन श्रेणी में रख सकते हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, 1857 के विद्रोह के विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता,
अंग्रेजों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं, विद्रोहियों के पास, ये बिल्कुल है। समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, ये भी सही है। और अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी कारण है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 16, ये आपको 39वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का पूछा गया प्रश्न है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए वो असफल रहा। तो दो ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। आइए इसके एनालिसिस को पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः समाजवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्वान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर सामान्य सामंतवादी तत्वों यथा पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 1 जनवरी 1858, 6 जनवरी 1858 एवं 17 नवंबर 1859। सबसे पहले आपको बता दें कि 1 तारीख था, तो अगर इतना भी अगर आपको याद होगा तो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी इजली कट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 को की थी। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव का पद उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन है? जो गवर्नर जनरल भी रहा था, तो कौन था? कैनिंग। कैनिंग कैसे याद रहेगा? तो कैनिंग ने बहुत सारा कांड किया था, इस प्रकार से आप लॉर्ड कैनिंग याद रख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न सेम आपको रिपीट हो रहा है, ये बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए कहते हैं कि आप पीवाईक्यू करें, जो आपको टीआरई एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प होगा। अब वो बताइए कि वो पिछला क्वेश्चन जो है सेम प्रश्न ये आपको 2008 में पूछा गया था, और जो ये पीवाईक्यू को करके गया होगा वो अवश्य ही 2023 में 15 दिसंबर 2023 को इस प्रश्न को सोल्व किया होगा। तो इसका सही आंसर क्या था? 1 नवंबर 1858। आइए अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो यहाँ पे क्या किया गया? 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का अधिनियम आया, तो इस अधिनियम में सिपाहियों के रेशियो को सुधारा गया। भारतीय सिपाहियों की संख्या कम किया गया एवं ब्रिटिश सिपाहियों की संख्या को बढ़ाया गया। एवं जिस प्रांत के सिपाही ने 1857 के क्रांति में विद्रोहियों के रूप लिया था, उसे और कम किया गया। एवं जिस प्रांत के सरदारों ने और लोगों ने ब्रिटिश को सहयोग किया था 1857 की क्रांति को दबाने में, उस प्रांत के से अधिक सिपाहियों की बहाली किया गया। वैसे प्रांत थे गोरखा, सिख एवं
पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन बंगाल, बिहार और अवध के उच्च जाति के हिंदुओं से हटकर अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू नस्लें कहे जाने वाले विशेष रूप से डोगरा, जाट, राजपूत, बलूचियों, गढ़वाली, गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया गया। 1857 के विद्रोह को भड़कने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल की सेना 60% सैनिक अवध के एवं उत्तर पश्चिम प्रांत यूपी के थे। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने, सर जॉन के ने, सर जॉन लॉरेंस ने एवं ऑप्शन नंबर डी टी.आर. होल्म्स ने। तो इसका सही जवाब होगा सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, ऑप्शन नंबर ए। यह आपको 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसके एनालिसिस को देखते हैं। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको दो एग्जाम में पूछा गया है। अगर किसी ने PYQ करके गया होगा 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में का, तो ये बीपीएससी TRE 9 से 10th में 2023 में इस प्रश्न को अवश्य हल किया होगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? ऑप्शन नंबर ए VD सावरकर, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी RC मजूमदार एवं ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए VD सावरकर। आइए एनालिसिस को देखते हैं। VD सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आपको ये 2023 में ही पूछा गया है, टीचर के एग्जाम में ही, कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है? तो इसका सही जवाब था VD सावरकर, ऑप्शन नंबर ए। आइए अब प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। ये आपको 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 में पूछा गया है। अब देखिए आपको ये कहाँ PYQ जो किया होगा TRE का 2023 का, साथ ही साथ पिछले जो बीपीएससी में पूछा गया था, ये देखिए 2023 के साथ साथ 2022 में 67वीं बीपीएससी में, वो 2024 में होने वाले 17वीं बीपीएससी एग्जाम के इस प्रश्न को अवश्य ही हल किया होगा। इसीलिए बताते हैं दोस्तों कि PYQ से आपका 10 से 15 सवाल सोल्व होना ही होना है। आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ के 10 से 15 सवाल सोल्व करते हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ेंगे तो 10 से 15 सवाल सोल्व होगा। पूरे मैथ रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपको 10 सवाल सोल्व होंगे, जबकि केवल PYQ के कर लेने से 10 से 15 सवाल सोल्व हो रहा है।
1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा वीडी सावरकर। हमने ये तीसरा प्रश्न बताया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नौ संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस कमीशन, पील आयोग, हंटर आयोग एवं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन गोरो लोग आया था, इसलिए साइमन गो बैक का नारा लगाया गया, इतना बात आपको याद होगा। हंटर आयोग नहीं होगा क्योंकि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित किया गया था। अब पब्लिक सर्विस आयोग भी नहीं होगा क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन भारत के सिविल सेवा से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पील आयोग, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अठारह के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज को 9 संगठन के लिए गठित पील आयोग ने कहा कि रेजिमेंटों में भिन्न जाति समुदाय को मिश्रित रखने का सिद्धांत अपनाने की सिफारिश की गई। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई, जबकि भारतीय सैनिक की संख्या 2,38,000 था, जिसे घटा करके 1,40,000 कर दिया गया। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों तथा भारतीय सैनिकों का रेशियो 1:2 था, जिसे जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आपका 25। 25 में कहता है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ये कथन किनका है? ये कथन था डॉक्टर एस.एन. सेन की। ये जो 65वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसके एनालिसिस को देखते हैं। डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 26। अरे यार, हाँ ये लास्ट प्रश्न ही है। इस प्रश्न को थोड़ा और शॉर्ट करके हाँ किया जाएगा। ये आपको 17वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एक तरफ नेताओं की सूची दिया गया है, दूसरी तरफ आपको सम्मिलित कर दिए गए क्षेत्र दिए गए हैं। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे। अगर इतना आपको याद है तो इसी से अब हम ऑप्शन कट करने की प्रयास करेंगे। एक का ऑप्शन होगा, ए का होगा ऑप्शन नंबर 3, तो ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, इकलौता सी है। आइए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे। ये तो बिहार के हर बच्चा जानता है। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से नेतृत्व किया, हजरत महल लखनऊ से मतलब अवध से, खान बहादुर खां बरेली से एवं मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। इस प्रकार से हमने आज 2 टॉपिक को कवर किया। एक ब्रिटिश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और दूसरा 1857 की क्रांति। अब आप सभी बताएंगे कि 1857 की क्रांति में कुल 26 प्रश्न था, कुल 26 क्वेश्चन थे। इसमें से आपने कितने प्रश्न को हल कर पाया है? अगर हम इसमें 5 प्रश्न को हटा दें, अगर 10% 3 प्रश्न को, तो अगर जिसने कम से कम 4 चलिए हटा देते हैं, कम से कम जिसने 22 प्रश्न को सोल्व किया है वो एक मतलब वेरी गुड में आएंगे। और अगर जिसने 22 से कम प्रश्न सही कर पाया है उसे फिर से अपने सोर्स को रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमने 2 टॉपिक को कवर किया है। पिछले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस दोनों वीडियो को देख सकते हैं। इसका फ़ायदा बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए आप लगातार इस सीरीज़ में बने रहें। चलिए फिर मिलते हैं
किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।